हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग भारतीय पुनर्जागरण को देख रहे हैं और उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। हम लोग यंग बंगाल आंदोलन और प्रार्थना समाज को देखेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, जो पहली बार आ रहे हैं ये ध्यान रखेंगे कि पुनर्जागरण को हम लोग दो पार्ट में देख रहे हैं। एक थीम बेस्ड वीडियो बना था जो कि ये पहला वाला है। ये थीम बेस्ड पूरा टॉपिक था। इसमें सारे थीम्स जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके या फिर एजुकेशन को लेके, विधवा पुनर्विवाह को लेके, जाति प्रथा को लेके जो भी चीज़ें हुई थी उसको इस वीडियो में कवर अप कर किया जा चुका है। कम्प्लीटली एक ही वीडियो में था वो। और दूसरा मैंने बताया था कि व्यक्ति विशेष यानी कि लोगों के ऊपर जो उस समय में उस पुनर्जागरण के टाइम में जो व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, व्यक्तित्व थे और उनसे जुड़े हुए संगठन जो थे, तो इसको संगठन समझिए, संगठन और व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए दूसरे लाइनअप में वीडियो होंगे। तो पहले लाइनअप यानी कि थीम बेस्ड जो टॉपिक बेस्ड था उसको कंप्लीट किया जा चुका है। व्यक्ति और संगठन विशेष वाले टॉपिक को लेके एक ऑलरेडी पहले भी वीडियो आ चुका है राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज के ऊपर। उसी कड़ी में हम लोग आगे ये तीसरा वीडियो बन रहा है जिसमें यंग बंगाल और प्रार्थना समाज को हम लोग देखेंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी जो कि आपको जितनी ज़रूरत एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान देखिएगा, उसके बाद जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके क्वेश्चन अच्छे सॉल्व होंगे और आपको चीज़ भी समझ में आएगी। और जो भी फ्रेंड्स पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे जिससे हमें भी मोटिवेशन थोड़ा मिलता रहे, और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी ज़रूर शेयर करें अगर वीडियो पसंद आता है तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग प्रार्थना समाज को। प्रार्थना समाज को देखेंगे कि कैसे ये शुरू हुआ और क्या कौन जुड़े हुए थे, इस चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग ब्रह्म समाज पढ़े हुए हैं, उसी से जुड़ा हुआ भी है प्रार्थना समाज भी। कैसे जुड़ा हुआ है तो देखते हैं। प्रार्थना समाज, अरे ब्रह्म समाज जो था उससे कुछ लोग निकलते हैं और एक 1849 में परमहंस सभा, जो कि महाराष्ट्र में एक संगठन का निर्माण किया गया। ये ब्रह्म समाज की एक शाखा की तरह ही था। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शाखा की तरह। ठीक है, इसी की एक शाखा की तरह था ये, और ये एक गुप्त समाज था। ये क्या होता है, परमहंस सभा जो है कि समय के साथ चलते हुए 1860 में विघटित हो जाता है। विघटित हो जाता है तो क्या होता है, इसके बाद ये सारे जो विघटन होने के बाद इससे जुड़े हुए लोग निर्माण करते हैं 1867 में प्रार्थना समाज के रूप में। और ये परिवर्तित रूप में ही था। परमहंस सभा जो था उसी का एक समझिए परिवर्तित रूप था ये। परिवर्तित रूप में ये। तो इतना क्लियर आप लोगों को हो रहा है। ब्रह्म समाज था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज से कुछ लोग उससे निकले, एक शाखा की तरह निकले, परमहंस सभा का निर्माण करते हैं 1849 में। ये गुप्त समाज था जिसको जो कि 1860 में जाके विघटित हो जाता है। 1860 में विघटित होता है तो उससे जुड़े हुए लोग एकत्रित होते हैं और इसी के परिवर्तित रूप में 1867 में ये आपका प्रार्थना समाज का निर्माण होता है। इसके किसके सहयोग से, तो केशव जो उसके मुख्य निर्माणकर्ता थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। पहले मैं आत्माराम पांडुरंग को बोलता था, फिर उसके बाद आत्माराम, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। सहयोग किसका प्राप्त करते हैं ये ध्यान रखिएगा। सहयोग लेते हैं ये केशव
चंद्र सेन। अब ये केशव चंद्र सेन कौन है? आपने अगर पुराना वीडियो देखा होगा ब्रह्म समाज वाला, तो उसमें ध्यान रखिएगा, जो 1866 में विघटन किया हुआ था, भारतीय ब्रह्म समाज का निर्माण कर दिया था, ये वही केशव चंद्र सेन है। इन्हीं के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज का निर्माण किया है। ठीक है, इसमें अन्य सहयोगी या सहभागी भी थे। कौन कौन थे? इसको ये ब्लू रेड वाले को डिफर रखिएगा। ये मैं पीडीएफ भी आप लोगों को कहेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके ले लीजिएगा। ये रेड वाला आपका इसका हिस्ट्री हो जाएगा, ये कंटिन्यूटी हो जाएगी कि कौन कौन कैसे कैसे जुड़ा हुआ है। सहभागियों में 2-3 लोगों का इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, जिससे कभी पूछ देगा ये जुड़े थे कि नहीं, ये जुड़े थे कि नहीं, तो नाम इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला महत्वपूर्ण नाम में याद रखिएगा महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे। दूसरा नाम महत्वपूर्ण याद रखिएगा आरजी भंडारकर। तीसरा है एनजी चंदावकर। ये 3 नाम हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण तो आप जानते ही आत्माराम पांडुरंग थे। तो ये क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि इनमें से कौन प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे या नहीं थे, तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इन 3 नामों को भी याद रखिएगा। अब इन्होंने क्या किया है, प्रार्थना समाज के योगदान क्या रहे हैं, जरा देख लेते हैं। जिससे प्रश्न बनते हैं, तो एक एक एलिमेंट को देख लेंगे। बॉयज़ गर्ल्स दोनों की विवाह आयु में वृद्धि इन्होंने की। लड़का लड़की विवाह आयु में वृद्धि इन्होंने की। इनके थीम और जो बेसिक जो मापदंड है उसमें जाति प्रथा को अस्वीकार किया। जो बेसिक फिलॉसफी थी उसमें था जाति प्रथा को इन्होंने अस्वीकार किया। इसके अलावा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। और विधवा पुनर्विवाह को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया। ठीक है, इन सारे चीज़ों को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। देखिए प्रार्थना समाज में यही इतना ही इम्पोर्टेंट, इससे से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे जो भी आने वाले हैं बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं यंग बंगाल मूवमेंट पे। अगला है यंग बंगाल। इसको मूवमेंट के भी तरह भी देखा जाता है, तो यंग बंगाल मूवमेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थे और एकमात्र कड़ी थे जिन्होंने ये शुरू किया और जिनके नाम से ये पूरा फेमस है, उनके लिए ही जाना जाता है, वो है हेनरी विवियन डेरोजियो। ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज है, उसके ये प्राध्यापक थे। हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे और अपने काफ़ी रेडिकल विचारधारा के लिए फेमस थे। मतलब कि धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर इसके अलावा खान पान की चीज़ों तक भी जो भी इनकी मतलब कि जो दकियानूसी या फिर पुराने चीज़ें चल रही हैं उनको लेके काफ़ी निंदात्मक रवैया इनका रहा था और काफ़ी रेडिकल रहा था। सिर्फ निंदात्मक नहीं था, उस पर काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के भी इन्होंने हिस्सा लिया, आगे बढ़ के उन्होंने काफ़ी विरोध किया।
इनके साथ काफ़ी यंग लड़के भी उस समय जुड़ने लगे, कॉलेज के बहुत सारे यंग बच्चे भी जुड़ने लगे, इसीलिए इसको मतलब काफ़ी मूवमेंट रेडिकल भी माना जाता है, इनके विचारों के साथ जोड़े हुए नए लोगों के साथ रहने कारण। इतना ये रेडिकल मतलब विचारधारा के थे कि इनको मतलब जो कट्टर हिंदू उस समय के जो लोग थे, इन्होंने इनको हिंदू कॉलेज से निकलवा भी दिया। 1931 में इनको हिंदू कॉलेज से प्राध्यापक पद से हटा भी दिया गया और इसी साल इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये आंदोलन जो आपका था यंग बंगाल 1826 से लेकर 1831 के आसपास तक चलता है, ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं देख लेते हैं। ये सबसे पहले ये क्यों इतना रेडिकल थे, तो फ्रांस की क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे। फ्रांस की क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे, बहुत ही ज़्यादा रेडिकल विचारधारा को रखते थे और इनको माना जाता है कि ये राजा राम मोहन रॉय के, देखिए राजा राम मोहन रॉय एक स्टैंडर्ड साबित हो चुके थे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही उस समय के हिसाब से काफ़ी रेडिकल विचारधारा के रखने वाले थे। रेडिकल इन द सेंस कि जो दकियानुसी चीज़ें चले, परंपराएं में चले आ रही, धर्म में जो चली आई हैं उनका विरोध करते हुए। तो जैसे कि वो मूर्ति पूजा का काफ़ी विरोध करते थे, ठीक है, एकेश्वरवाद को मानते थे। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी पहले से ही राजा राम मोहन राय के एक छवि बन चुकी थी आधुनिक विचारों को लेकर, ठीक है। तो इसीलिए उनको कहा भी जाता है कि नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, इसी वजह से, क्योंकि वो पहली बार एक इन चीज़ों को लाके लोगों के सामने रखते हैं और उस हिसाब से लोग उस समय के हिसाब से आप देखेंगे तो एक बहुत ही नया चीज़ था लोगों के बीच में कि धार्मिक चीज़ों पे, धर्म के में गलतियाँ खोजना, पुस्तकों को ये बोलना कि जो भी कोई भी किताब एकदम बिल्कुल सही नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसमें गलतियां ज़रूर हो सकती हैं। इस सारी चीज़ों को मतलब धार्मिक किताबों को लेकर उनका मेनली कमेंट था। तो ऐसी चीज़ों को जब बोलते हैं तो वो काफ़ी अपने आप में एक रेडिकल था। लेकिन जो डेरोजियो का जो विचार था उनसे भी कई गुना आगे बढ़ा, उनसे भी कई आगे बढ़ा हुआ था। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो डेरोजियो थी ये राजा राम मोहन राय से भी अग्रणी थे, मतलब रेडिकल विचारधाराओं में काफ़ी आगे के थे, ठीक है। वो काफ़ी रेडिकल व्यू था इनका, तो काफ़ी विवादित भी रहे हैं, ठीक है। 1931 के आसपास ही जब इनको निकाला जाता है तो एक ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया नामक एक समाचार पत्र भी ये निकालते हैं, ठीक है। इनको जो है आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनको कहा था कि जो इनको नहीं, ये आंदोलन को, यंग बंगाल आंदोलन को कहा था, यंग बंगाल आंदोलन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था आधुनिक बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक, इस मूवमेंट को कहा था। इतना ये रेडिकल भी था और नई चीज़ों को लेके आया था, इतना रेडिकल विचारधाराओं को लेके आया था कि इसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि ये आधुनिक सभ्यता का जनक है अपने आप में, ये मूवमेंट ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये इनको मैंने बताया था कि ये हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक भी थे। मैंने कहीं लिखा है कि हाँ ये रहा, प्राध्यापक थे यहाँ पे। और इन हिंदू
जो कट्टर हिंदू लोग थे उस समय के, जो रेडिकल अरे जो दकियन उसी विचारधारा के थे, या फिर इनको लगता था कि धर्म में कुछ चीज़ें ये गड़बड़ कर सकते हैं, जो यंग पीपुल हैं उनके साथ ज़्यादा जा रहे हैं, तो उनको कॉलेज से बाहर निकालने का भी काम किया था। ठीक है, तो 2 मोमेंट आपके हो गए ये। इससे काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएंगे, काफ़ी सारे क्या इस टॉपिक से जुड़े हुए आपके यंग बंगाल और प्रार्थना समाज से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली इससे कवर हो जाएंगे। आप ज़रूर जाके आप PYQ भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन भी मिल सके। और भी नए वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं आगे आने वाले समय में, और PCS के लिए धुआंधार वीडियो अब आएंगे आपके सामने। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ और टेक केयर।